अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसका जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा कला की कौन कौन से तत्व हैं, यानी कला किनसे मिलकर बनी होती है। अब आज के चैप्टर में हम ये आज वाले हिस्से में हम ये पढ़ेंगे कि कला के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो बच्चों, जैसे ये मान लो ये हुआ कला के सिद्धांत, कला के सिद्धांत, ठीक है। अब कला के 5 सिद्धांत हैं, ठीक है बच्चों। कला के 5 सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत है अनुरूपता, अनुरूपता। दूसरा सिद्धांत है अनुपात। तीसरा सिद्धांत है लय। चौथा है संतुलन, संतुलन। और पांचवा है दबाव। बच्चों, यानी कला के 5 सिद्धांत होते हैं, जिनमें आपको ये मैं नाम बता रही हूं कि अनुरूपता, अनुपात, लय, संतुलन और दबाव। देखो, अब कला का पहला सिद्धांत क्या है? अनुरूपता। अनुरूपता का क्या मतलब है? किसी वस्तु या विचारों का चुनाव करने के पश्चात उनको ठीक रूप देने से उत्पन्न एकता का भाव अनुरूपता कहलाता है। समरूपता, अनुरूपता अथवा एक रूपता किसी भी नाम से इसे जाना जा सकता है। अब देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि अनुरूपता का क्या मतलब है। जैसे एक जैसा होना, है ना, एक जैसा होना अनुरूपता कहलाता है। जैसे मान लो किसी एक स्कूल का पर्टिकुलर कोई ड्रेस है, तो जैसे ब्लू एंड व्हाइट ड्रेस है, यूनिफॉर्म है उस स्कूल की, तो वो क्या है, उस ड्रेस के थ्रू, उस कलर के थ्रू, वो जो व्हाइट और ब्लू का कलर है, उस कलर के यूनिफॉर्म के थ्रू उस स्कूल के बच्चों को एक रूपता दी गई है। यानी एक जैसा, एकता का भाव देना एक अनुरूपता कहलाता है। बच्चों देखो, अनुरूपता कई तरह से क्रिएट की जा सकती है। जैसे हमने आपको बताया कला के तत्व, कला के तत्वों में रेखा, रेखाओं का प्रयोग करके, जैसे वर्टिकल लाइंस हैं, हॉरिजेंटल लाइंस हैं, डायगोनल लाइंस हैं, इनका उपयोग करके भी समरूपता, अनुरूपता अथवा एकरूपता क्रिएट किया जा सकता है। दूसरा आकार, है ना, ट्रायंगल है, चौकोर है, आयताकार है, इन सब आकारों के द्वारा भी समरूपता क्रिएट की जा सकती है। तीसरा है रंग। अब रंग देखो, जैसे मान लो आप एक कलर का रंग चुनते हो, जैसे मान लो आपने ब्लू चुना, ठीक है, तो ब्लू कलर का टिंट मतलब अगर किसी कलर में सफेद रंग का प्रयोग करते हैं तो उसे टिंट कहते हैं, और अगर किसी कलर में काले रंग का प्रयोग करते हैं तो उसे शेड कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक कलर को चुनते हैं अपने कमरे में हार्मोनी क्रिएट करने के लिए, तो आपको एक कलर के साथ 3 कलर मिलते हैं। 3, 4 आप जिस हिसाब से बनाना चाहेंगे वो तो बनते जाएंगे, लेकिन अभी हम 3 का आपको उदाहरण देंगे ताकि आपको समझ में आए। ये जो मेन कलर है ब्लू, ठीक है, और इसमें हमने ब्लैक मिलाया तो ये नेवी ब्लू से भी थोड़ा गाढ़ा वाला ब्लू हो गया, जिसको हम ब्लैकिश ब्लू या काला लिए हुए नीला कहेंगे। और जब इसमें हमने सफेद मिलाया तो ये क्या हुआ, आसमानी हो गया। तो अब इन 3 रंगों के सहायता से हम किसी भी कमरे में हार्मोनी अथवा एक रूपता क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पर्दे हमने हल्के नीले रंग के लगाए, तो जो सोफा के कुशन है वो हम डार्क ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह हम कमरे में हार्मोनी अथवा सज्जा में हार्मोनी अथवा अनुरूपता क्रिएट कर सकते हैं। ओके बच्चों, दूसरा है अनुपात। अनुपात का अर्थ क्या है? अनुपात का अर्थ है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से
संपूर्ण रूप से संबंध, मतलब जो माप है, जो जो क्षेत्र है उसका और माप का आपसी संबंध। जैसे मान लो, जैसे एक बड़ा कमरा है ना, और बड़ा कमरे के हिसाब से उसमें जो सामान रखेंगे वो बड़ी माप का रखेंगे, लेकिन छोटा कमरा है और उसमें बड़ी माप का सामान रख देंगे, जैसे टेबल है, कुर्सी है, वो कमरा छोटा है और बड़ी मेज लगा देते हैं, तो वहाँ पे आकर्षण नहीं आएगा और सज्जा निरर्थक लगेगी। इसको ये जो अनुपात है वो व्यक्ति को क्रिएट करनी पड़ती है, अपने कमरे को देख के उस हिसाब से करना पड़ता है। और कला के इस सिद्धांत को संबंध का नियम भी कहते हैं। अगला है कला के सिद्धांत का अगला है संतुलन। देखो, संतुलन तुम भी समझते हो कि क्या होता है, मतलब किसी भी चीज का एक सामंजस्य बनाना, है ना, संतुलन कहलाता है। अब आओ जाने कि किसे कहेंगे। संतुलन से अभिप्राय किसी वस्तु के या व्यवस्था के केंद्र बिंदु दोनों ओर समान भार या समान आकर्षण से है। गोल्डस्टीन के अनुसार संतुलन ऐसा आरामदायक प्रभाव है जो रंगों और आकृतियों को केंद्र के चारों ओर रखकर इस प्रकार से प्राप्त किया जाता है कि केंद्र के प्रत्येक ओर एक समान आकर्षण बना रहे, है ना। मतलब किसी भी चीज को बैलेंसिंग करना, है ना, वो क्या कहलाता है, संतुलन कहलाता है। बच्चों देखो, मुझे नहीं लगता कि अभी आपको बहुत क्लियर हुआ। आप सीसॉ जानते हो, जिसपे आप बचपन में झूलते हो, उस सीसॉ के दोनों तरफ भार रहता है। अगर उस सीसॉ के दोनों तरफ इक्वल भार रखा जाए तो वो एक बैलेंस, एक बराबर रहेगा, वो ना इधर झुकेगा ना इधर। तो ये क्या है, ये ही संतुलन है, बैलेंसिंग है। मान लो कि अब ये पेन है, ठीक है, इसको अगर हम एक कोई भी प्लेस मानते हैं, जैसे मान लो कि इसको हम टेबल मान लें और यहाँ पे एक हमने बड़ा फूलदान रखा हुआ है, और तो जब बीच में हमने एक बड़ा फूलदान रखा हुआ है तो इसके दोनों ओर इक्वल डिस्टेंस पे, इस फूलदान से इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ, इस फूलदान से इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ, कोई उसी अनुपात में कोई छोटा, जैसे मान लीजिए कोई बर्ड है ना, जैसे दो पीकॉक आपके पास है, सेम साइज, सेम आकार के, और उनका भार भी एक जैसा है, तो एक कोने पर यहाँ रखेंगे, एक कोने पर यहाँ रखेंगे, तो ये क्या कहलाती है, औपचारिक संतुलन कहलाती है। बच्चों, दो तरह का संतुलन होता है, औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन। आपको औपचारिक समझ में आया कि जब ये इस तरह से कि समान भार क्रिएट किया जाए दोनों तरफ, किसी भी तरफ भार ज्यादा प्रतीत न हो, वो औपचारिक संतुलन कहलाता है। मैंने इससे पहले आपको सीसा का उदाहरण दिया ना, जैसे मान लीजिए एक मोटा बच्चा है और एक पतला बच्चा है, तो और वो सीसा के पास जाते हैं, तो क्या वो झूलते नहीं है? बिल्कुल झूलते हैं। अब जो मोटा बच्चा है वो क्या करता है, बैलेंस बनेगा तभी वो एक दूसरे के एक तरफ से झूल सकते हैं। तो ये गृहिणी की अपनी बुद्धिमत्ता से अनौपचारिक संतुलन बनाया जाता है। अब देखो, जो ज्यादा भारी बच्चा है वो इस सीसा के थोड़ा और मध्य की ओर होके बैठेगा, ठीक है। अगर वो यहाँ मध्य की ओर बैठेगा और जो हल्का बच्चा है यहाँ बैठेगा, तो सीसॉ इधर उधर नहीं होगा, ये बैलेंस रहेगा। इसके विपरीत अगर मोटा बच्चा यहाँ बैठ जाए, पतला बच्चा यहाँ बैठ जाए, तो ये ऐसे हो जाएगा। आप समझे औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन में क्या अंतर है? तो ये दो तरह का संतुलन होता है, औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन। अगला है लय। लय वह संगीतमय सिद्धांत है जो डिजाइन में सौंदर्य तथा आकर्षण उत्पन्न करता है। देखिए, संगीत में आप कहते हैं ना, बहुत लय है, बहुत लय के साथ कोई गा रहा है, यानी जो एक रिदम है,
हमारी जो आईज है ना, वो जिस रूप में मूवमेंट करती हैं, जैसे मान लीजिए आप एक लाइन बनी है ऐसे, जिग जैग जिग जैग जिग जैग की लाइन बनी है, तो हमारी आईज कैसे मूव होती है? ऐसे मूव होती है ना, ऐसे मूव होती है। तो ये जो आईज का मूवमेंट है वही लय कहलाता है, ठीक है। और ये लय क्या करता है? डिजाइन में सौंदर्य तथा आकर्षण उत्पन्न करता है। लय वास्तव में गति का एक प्रकार है। हमने बताया ना कि एक तरह का मूवमेंट है। गोल्डस्टीन के अनुसार कला में लय का अर्थ एक सरल व व्यवस्थित रास्ता है जिस पर हमारी आंखें रेखाओं के आकार तथा रंगों की व्यवस्था में यात्रा करती है ना। वो उसी हिसाब से हमारी आईज का मूवमेंट होता है जिस हिसाब से उसमें लय क्रिएट किया गया है। अब देखो लय कैसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है। पहला तो किसी भी आकृति की पुनरावृत्ति कर दिया जाए। जैसे ना आप अपने चादर पे एक बेल बनाते हो, उस बेल को एक ही डिजाइन, जैसे मान लो कोई डिजाइन ट्रायंगल में है, उसी एक ही डिजाइन को एक लाइन से लेके जाते हो तो इसका मूवमेंट उस लाइन की बहाव की दिशा में होगा, जिसमें आपने एक ही चित्र को कई बार पुनरावृत्ति करके उसको एक लय दिया है, एक बहाव दिया है, ठीक है। दूसरा क्या है? आकार में नियमानुसार वृद्धि करके। जैसे मान लीजिए आपने अपने योग का डिजाइन किया, ठीक है, और योग पे आप जो वो गले का ये गोल वाला हिस्सा है उस पे आप ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो आप जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है बच्चों, यहाँ से ज्यादा आपको समझ में आएगा। सबसे पहले छोटा आकार, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये क्या है? आपकी आईज का मूवमेंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और फिर फाइनली यहाँ आता है, यानी ये एक रिदम क्रिएट होता है, यानी वो आंखों का बहाव यहाँ से होके यहाँ तक जाता है। आंखों का जो मूवमेंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, ठीक है। अब है विकिरण द्वारा, है ना। जैसे आपने जापानी पंखा देखा है, उसमें लाइंस जो होती हैं उनके द्वारा लय क्रिएट किया गया है। जैसे देखिए ये हाफ करोड़ लाइंस है ना, ये हाफ करोड़ लाइंस है, तो हमारी आईज का मूवमेंट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या किया गया है? इन लाइंस के द्वारा, ये जो कर्व लाइन है इनके द्वारा लय क्रिएट किया गया है। अगला सिद्धांत है दबाव या बल का प्रभाव। देखो हम सब, है ना, हमारा क्या होता है कि किसी एक चीज को बहुत ज्यादा पॉइंट देना, है ना। जैसे मान लो कि आपने अपना एक कुर्ता बनाया, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, और पूरे कुर्ते को प्लेन रखा, केवल योक वाले एरिया पे आपने कुछ मिरर लगाए और वो पूरे कुर्ते में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई उसे देखता है तो उन्हें पहली नजर में पहले मिरर दिखते हैं। यही क्या है? दबाव है, यानी वह पॉइंट क्रिएट करना जहां सबसे पहले नजर जाए वही दबाव है। अब देखिए क्या है, किसी समूह में उसकी एक इकाई को अधिक आकर्षण का केंद्र बना देना दबाव कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर के एंट्रेंस पॉइंट पे आप चाहते हैं हर कोई आए तो सबसे पहले वो हमारे उस पॉइंट को देखे, और आपने एक बड़ा बुद्धा लगा रखा है, उसके आसपास कुछ क्रिएट कर रखा है, तो जो गेट से सबसे पहले आता है तो उसकी निगाह कहीं और नहीं जाएगी, बल्कि जो आपने दबाव का बिंदु बनाया है,
जो वो आपने आकर्षक स्टैच्यू वहां पे लगा रखा है, उस व्यक्ति की निगाह सबसे पहले वहीं पे जाएगी। इस तरह घर की सजावट में बहुत जगहों पर क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए ड्राइंग रूम में है, आप सेंटर वॉल को क्या करते हैं कि दबाव का बिंदु वहां रखते हैं, वहां पे कोई खूबसूरत पेंटिंग लगाते हैं। उस कमरे में कोई भी आता है, सबसे पहले उसको वो पेंटिंग दिखती है, तो यही क्या है, दबाव का बिंदु है अथवा बल प्रभाव है। ठीक है, अब बल उत्पन्न करने के क्या नियम हैं, कैसे हम दबाव उत्पन्न कर सकते हैं। पहला, पृष्ठभूमि सादा है ना। जैसे देखिए ये पूरा एरिया प्लेन है, यहाँ पे हम एक डॉट रखते हैं, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। ये पूरा एरिया सादा है और हमने इसको डॉट रखा और इसके किनारे एक सर्कल कर दिया। आप देखो, आपको सबसे पहले ये डॉट दिखेगा, क्योंकि हमने क्या किया, उसको उस डॉट के किनारे की जो पृष्ठभूमि है वो एकदम प्लेन रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे दबाव क्रिएट हुआ। अगला क्या है, रिक्त धरातल पर सुंदर नमूना अंकित करके, यानी जो कुछ एरिया को सादा छोड़ा, पहले एक लंबे एरिया को सादा छोड़ा और उस पे कोई पैटर्न बना के दबाव का या बल का प्रभाव क्रिएट किया जा सकता है। अगला है, सुंदर तथा कम सुंदर वस्तु में कुछ दूरी करके। अब देखो, जैसे आप एक सुंदर सा हाथी लाए हैं और इससे पहले से आपके पास एक कोई और स्टैचू है जो उतनी आकर्षक नहीं है, और आपने दोनों एक जगह पे रख दिया, तो क्या होगा, निगाह तुरंत इधर से उधर हो जाएगी, सुंदर चीज पे जाएगी पर तुरंत ही वहां से मूव होके दूसरे चीज पे चली जाएगी। तो वो क्या, वहां पे क्या होगा, जो दबाव का बिंदु है वो नहीं सही काम करेगा। तो आपको क्या करना है, जो चीज ज्यादा सुंदर हो उसमें और जो चीज कम सुंदर हो उसमें पर्याप्त दूरी मेंटेन की जाए। अगला क्या है, विरोधी रंग रेखाओं और आकार का प्रयोग। विरोधी रंग मतलब वो रंग जो एक दूसरे के विरोधी हैं, जैसे लाल का हरा। ठीक है, तो विरोधी रंगों को, रेखाओं को और आकार को इस प्रकार अरेंज करके कि वो सुंदर दिखें, आप दबाव अथवा बल का प्रभाव क्रिएट कर सकते हैं, बल प्रभाव बना सकते हैं। बच्चों, ये हुआ ये कला के 5 सिद्धांत। इन 5 सिद्धांतों और कला के तत्वों को आप कायदे से समझिएगा, क्योंकि पूरी गृह सज्जा इसी पर निर्भर होती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना।